नमस्कार साथियों। तो आज का वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि साथियों एक बड़ी भर्ती सामने निकल कर आ रही है और यह है स्टेनोग्राफर की। यहाँ पे आपको 277 पद देखने को मिल रहे हैं, जो कि अलग अलग विभागों में या अलग अलग जगहों पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोस्ट है। आप अगर कनिष्ठ सहायक के पद पे कहीं कार्यरत हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि कनिष्ठ लिपिक भी बोलते हैं क्योंकि टाइपिंग वगैरह के काम इनके भी होते हैं। एज ए बाबू आप यहाँ पे काम करते हैं, मगर स्टेनोग्राफर में आपकी जो है काम केवल टाइपिंग का होता है, जो कि आप कोई चीज़ सुनते हैं उसको स्पीड में लिखना होता है। इसलिए यहाँ पे आशुलिपिक या स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आती हैं। फास्ट लेखन के लिए यहाँ पे यह भर्ती निकलती है और इसमें सैलरी वगैरह भी कनिष्ठ सहायक या फिर जूनियर असिस्टेंट से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। जो नोटिफिकेशन आया है इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन लोग नहीं आवेदन कर सकते हैं और कितने लोग यहाँ पे बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आवेदन करने के बाद भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। कौन से कैंडिडेट हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे और सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। फीमेल कैटेगरी के जो रिजर्वेशन है वो कहाँ का मान्य होगा, क्या पिता के घर का या फिर पति के घर का रिजर्वेशन मान्य होगा, और भी EWS की क्या मतलब सर्टिफिकेट कब तक का मान्य होगा। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन की तिथि को लेकर। तो अक्टूबर में आवेदन होने, जो कि आपकी डेट है अक्टूबर में 17 अक्टूबर से आवेदन होने हैं और 6 नवंबर 2023 तक आवेदन होने हैं। मतलब कि आपको 20 दिन का टाइम मिलेगा और 15 नवंबर तक यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं और फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। तो टाइम ऑल ओवर अगर देखें तो लगभग 28-30 दिन का टाइम आपको मिल रहा है। यहाँ पे बात कर लेते हैं जो रिजर्वेशन की अगर बात करें तो रिजर्वेशन उसी तरीके से जिस तरीके से सभी वैकेंसीज मिलता है। और EWS वाले जो कंफ्यूज हैं उनको मैं क्लियर कर दूं, जो EWS वाले सर्टिफिकेट हैं वो किस डेट से किस डेट तक के मान्य हैं। तो इनके लिए जो डेट रखी गई है 1 अप्रैल 2023 से 6 नवंबर 2023, मतलब कि आवेदन की लास्ट तिथि तक आप सर्टिफिकेट बनवा लें EWS का, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे EWS के थ्रू आवेदन करने के। अन्यथा आप यहाँ पे बाहर हो जाएंगे और आपको प्रोविजनल रूप से भले ही सेलेक्टेड दिखा दिया जाए मगर ज्वाइनिंग आपकी नहीं होगी। तो इसलिए अगर EWS से आप बिलोंग करते हैं तो अप्रैल से 6 नवंबर 2023 तक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के मध्य का सर्टिफिकेट मान्य होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ीस कितनी रखी गई है। तो फीस रखी गई 25 रुपये, वो सभी कैटेगरी के लिए सेम है और इसमें कोई कमी या ज़्यादा जो फीस है किसी की नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के बारे में अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, सिलेबस जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे ज़रूरी योग्यता क्या रहने वाली है। ज़रूरी योग्यता की अगर बात करें तो यहाँ पे 10+2 मांगा गया है, मतलब 12th जो इंटरमीडिएट पास हैं वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में CCC होना चाहिए, यह भी इम्पोर्टेंट है। CCC के बाद अगर बात करें CCC जिनके पास नहीं है वो लोग क्या करें, तो उनके लिए यहाँ पे एक रखा गया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के थ्रू जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है अगर वह है आपके पास, आपने कंप्यूटर में पास किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। CCC के समकक्ष माना गया उसको। और सरकार के अन्य भी कुछ सर्टिफिकेट हैं उनको CCC के अंतर्गत माना गया। हालांकि इसके बारे में आप जो शासनादेश भी देख सकते हैं, उसके बारे में अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है तो बताइएगा, मैं वो भी बता दूंगा कौन कौन से जो सर्टिफिकेट हैं आपको CCC के समकक्ष माने जाएंगे। तो ये हो गया। और यहाँ पे अगली बात करते हैं संशोधन क्या क्या कर सकते हैं। संशोधन में अगर बात करें यहाँ पे तो संशोधन आप नाम की वर्तनी में कर सकते हैं, पिता के नाम की वर्तनी में कर सकते हैं और एड्रेस में आप संशोधन करना चाहें कर सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण में संशोधन कर सकते हैं। EWS अगर आपने अप्लाई करते टाइम नहीं फिल किया है
फिल करना चाहते हो वो भी संशोधन कर सकते हैं। जात की श्रेणी आप चेंज कर सकते हैं। लिंग में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन चीज़ों में संशोधन किया जाता है और ज़रूरी योग्यता में भी संशोधन कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी आपकी है उसमें भी चाहें तो संशोधन के पात्र आप हैं और संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे टाइपिंग स्पीड क्या मांगी गई और जो आशुलिपिक लेखन है वह कितनी स्पीड मांगी गई। तो आशुलिपिक की अगर बात करें स्टेनोग्राफर की शॉर्ट हैंड इसको बोलते हैं, जो कि 80 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। और अगर हिंदी टाइपिंग की बात करें टंकन जिसको बोलते हैं तो इसकी 25 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, 80 और 25 का आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी क्या रहने वाली। तो सैलरी की अगर हम मोटा मोटी देखें तो 2800 ग्रेड पे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो लोग 2000 ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे पहले से जॉब कर रहे हैं वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे सैलरी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगी। 2800 ग्रेड पे में अगर बात करें सैलरी कितनी बनेगी तो यहाँ पे बेसिक जो होता है 29,200 बेसिक होता है, जिसमें कि इस समय के हिसाब से देखें तो डीए जो मिलता है 42% मिलता है। हालांकि 46 होने वाला है बहुत जल्द, 46 से 45 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो टोटल जो सैलरी बनेगी 41,464 सैलरी बनने वाली है। और यहाँ पे जो एनपीएस कटेगा 4146 जो एनपीएस से कटेगा। उसके बाद जो ग्रॉस सैलरी आपकी आएगी, और इसमें हम होम रेंट नहीं जोड़े हैं, ठीक है। एचआरए 1200-2400 इस तरीके से मिलता है, वो अलग से जोड़ लीजिएगा। और जिस प्रकार का सिटी होगा उस तरीके से एचआरए भी मिलेगा। तो यहाँ पे 37,318 अप्रोक्सीमेट 37,318 आपकी सैलरी आने वाली है। एचआरए वगैरह और भी कुछ मिलता है तो आपको जोड़ दिया जाएगा, मगर मिनिमम जो सैलरी है 37,318 आपके अकाउंट में आएगी और 4,146 आपके एनपीएस खाते में जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो सैलरी है इतनी आपको फर्स्ट सैलरी आती हुई दिखेगी। तो इसमें और भी कोई अगर कन्फ्यूज़न आपको है तो बताइएगा। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग जो होनी है 15 गुना अभ्यर्थियों की होनी है, और 15 गुना अभ्यर्थी में से आपको लगभग 10 गुना अभ्यर्थी जो बचेंगे, मतलब 15 गुना बुलाए जाएंगे, जिसमें कि 277 हैं तो 15 गुना बुलाए जाएंगे। तो लास्ट में मुझे लगता है कि 10 गुना अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, या टंकन के लिए, या फिर कहें कि आशुलिपिक लेखन के लिए 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, मतलब कि 2770 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। उसके सापेक्ष यहाँ पे 2 से 3 गुना अभ्यर्थी डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, और डीवी के में शॉर्ट लिस्ट हुए सभी कैंडिडेट फाइनल में सिलेक्ट हो जाएंगे। 277 जो डीवी में लगभग 5-6 हज़ार कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उसमें से 500-600 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उसमें से 277 कैंडिडेट फाइनल में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया बहुत ही लंबी चलने वाली, मतलब कि 1 साल अभी पूरा इसमें लगने की संभावना है। नवंबर में आवेदन होने हैं, और फाइनली अगर देखें तो जनवरी फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम होगा, और यहाँ पे अगस्त सितंबर में फिर मुझे लगता है टंकन होगी। तो 3-4 महीने 5 महीने का गैप हर भर्ती में हर स्टेप पे होता रहेगा। इस तरीके से अगले साल आपको 2025 तक ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए, जनवरी तक। हो सकता है दिसंबर 2024 तक भी मिल जाए ज्वाइनिंग, मगर मैक्सिमम अगर खींचेगा तो जनवरी फरवरी 2025 तक आपकी फ़ाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इससे संबंधित अगर और भी कोई समस्या है तो कमेंट कर दीजिएगा। और आवेदन इसमें वो लोग नहीं करें जिन लोगों के नंबर पीईटी परीक्षा 2022 में 0 या 0 से कम है, क्योंकि उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। साफ साफ मेंशन कर दिया गया है नोटिफिकेशन में ही। पहले ये मेंशन नहीं था, इसलिए एएनएम भर्ती में ऐसा हुआ कि उनको माइनस में भी कैंडिडेट को बुलाना पड़ा। अब ऐसा मेंशन कर दिया है तो यहाँ पे माइनस वाले कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा। तो इसलिए आप अगर प्लस में, हालांकि मैक्सिमम कैंडिडेट प्लस में ही नंबर लाते हैं, तो वो लोग जो हैं सभी लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, मतलब कि आवेदन के पात्र हैं। शॉर्ट लिस्ट तो 15 गुना ही होने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी की आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करें। आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं।
और भी कोई कन्फ्यूज़न अगर रहता है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में हम आपको अवगत करा देंगे, जो भी कन्फ्यूज़न है दूर कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।